So good afternoon, every one of you. So hope जिन्होंने एग्जाम दिए हैं उनके अच्छे गए हो. ओके, तो जिन्होंने नहीं दिए कोई बात नहीं, उनका वैसे भी आने वाला है, लेकिन जिन्होंने दिए हैं होप उनके अच्छे गए हो. फिलहाल जिन्होंने दिए हैं उनका पेपर चेकिंग शुरू हो गया है. सो मज़ा आ रहा होगा एग्जामिनर्स को. ओके, आई विल बी स्टार्टिंग ऑन 20th से मेरी स्केड्यूल्ड है. सो वहाँ से देखेंगे क्या होता है. बाकी बाकी एक चीज़ इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर दी है और कुछ लोगों को पता चल चुका है, कुछ लोगों को पता चलेगा. वो ये था, टाइम टेबल आ चुका है. ओके, 22 से इस बार एग्जाम रखा है. ओके, सो 22 onwards we have exams. Oh, sorry, just a minute. I think some mistake is there. Just a minute. Just a minute. Let me log out. Okay. Yes, now it's visible for every one of you. ओके, सो जैसे मैं बता रहा था, आप लोगों का टाइम टेबल आ गया है एंड डेफिनेटली 22 ऑनवर्ड्स इस बार दिसंबर का एग्जाम दोपहर में होगा 2 o'clock. ओके, ऊपर टाइमिंग भी आप देख सकते हैं, ये देखिए 2 to 5:15. ओके, तो इसका मतलब गोल सेट करना शुरू कर दो, टारगेट हिट करने का टाइम आ गया. ओके, सो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अपने को देखनी होगी. अब देखने लायक बात यह है कि जो सबसे पहला पेपर है वो JIGL है, द एंट्रेंस लेवल. तो यही डिसीजन फैक्टर बन जाता है. कुछ लोगों के लिए ये डिसीजन फैक्टर बनता है कंपनी लॉ, जो एक ग्रुप दे रहे हैं कि कंपनी लॉ JIGL जैसे जैसे करके दे दिया, फिर कंपनी लॉ देने के बाद ऐसा लगता है फिर आगे कोई जाता ही नहीं है. फिर हम लोग यहाँ पे जिंगल बेल बनाते हैं. ये रियलिटी हो रही है, क्योंकि इस एग्जाम में भी ऐसा हुआ. कंपनी लॉ देने के बाद बच्चे रुक गए, अचानक से क्लास ही खाली होने लग गई. ओके, जाती ही नहीं है. तो या तो अपने आप पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर कोई प्रिपरेशन नहीं है, या कोई और रीजन हो सकता है कि 2 तैयार किया था 2 हो गया बाकी 2 नेक्स्ट टाइम दे देंगे. सो ऐसा कुछ मत करना. ओके, आप अपने आप पे उतना भरोसा रखो एंड डेफिनेटली हम लोग सब साथ में वी विल टुगेदर स्टडी वेल. ओके, कंप्लीट थिंग्स, और डेफिनेटली आप सारे ग्रुप दे पाओगे. दैट्स द इंटायर आइडिया. ओके, और डेफिनेटली ये होगा, बस आपको अपने आप पे भरोसा रखना है. कुछ बच्चों ने यहाँ पे बैठ के अभी प्रीवियस ग्रुप दिया भी है, दे नो कि मेहनत काफ़ी लगती है, बट ग्रुप होता है. ओके, और स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि ये होगा कि नहीं, लेकिन एक बार अगर आप यू जंप इनटू इट एंड यू डू इट, हो जाता है. और ये नॉलेज आपको अभी भी नहीं, आपके लाइफ में बाद में भी बहुत हेल्प करेगी, कई चीज़ों में हेल्प करेगी. कई लोगों के लिए तो अभी भी हेल्प करती है. कई बच्चे अभी बोलते हैं सर मेरे घर में प्रॉपर्टी का इशू था, मैंने यहाँ पे पढ़ा, डैडी को समझाया, डैडी वो सरप्राइज, अरे हाँ ये भी हो सकता है. तो ये कई लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में अभी भी हेल्प करती है, बाद में भी हेल्प करती है, बिकॉज ये प्रैक्टिकली यूजफुल इंफॉर्मेशन है. ओके, क्लियर. अब इसमें JIGL सब्जेक्ट में देखना क्या है, क्या क्या कंटेक्स्ट आएगा वो समझते हैं. सो जैसे मैं बता रहा था, ये फर्स्ट पेपर है, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ. इसमें जो हम देखने वाले हैं वो पूरा स्टडी मटेरियल के हिसाब से ऑलमोस्ट नहीं कंप्लीट 18 चैप्टर्स है. ओके, 18 चैप्टर्स में कुछ डिवीजन है. ये डिवीजन हम लोगों ने, इंस्टीट्यूट ने, हम लोगों ने प्रीवियस पेपर्स के ट्रेंड्स पे किए हुए, और अभी तक लास्ट अटेम्प्ट तक वो सस्टेन हुए. यानी पहले के 5 चैप्टर्स 30 मार्क्स के आते ही है. नेक्स्ट
6 से लेके 13 तक 40 मार्क्स के आए हुए, एंड 14 से लेके 18 तक 30 मार्क्स के। करेक्ट। इसमें ये भी ऑब्जर्व किया है काफी बच्चों को काफी सारी चीजें आती है, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स कई बच्चों ने पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CSET लेवल पे कई बच्चों ने पढ़ा है, तो वो काफी हद तक उन चीजों से फ्रेंडली है। क्लियर। कुछ बच्चे LLB करते हैं, तो अगर कोई LLB कर रहा है या LLB में आगे बढ़ गया तो उसे ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब चीजें भी कंफर्टेबल लगती है, नेगोशिएबल, क्योंकि LLB में ये स्टार्टिंग लेवल पे ही है। कुछ बच्चों ने कभी कॉलेज का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होगा, उसमें भी ये तीनों चैप्टर्स ऑलरेडी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल, तो उनको वहां पे भी स्टडी करने को मिला है। ओवरऑल मैं बोल सकता हूं ये सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं कुछ पार्ट्स में नोन है, कुछ एक ऐसे ही पार्ट्स है जिसमें आपको लगेगा कि अरे हाँ ये तो कुछ नया सीखने को मिला। क्लियर। बाकी सब्जेक्ट नोन है, इजी भी है, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशंस आपकी सिचुएशनल एनालिसिस की है। इसका मतलब या प्लीज कम इन, इसका मतलब ये है कि हाँ एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन देके ये समझने की करेगा कि आप किस तरीके से एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर पाते। वो एबिलिटी आप में काफी टाइम से ही है। मतलब अगर किसी को बताना हो आज पता है क्या हुआ, दिस पार्ट कैन बी फिल्ड बाय यू इन मेनी वेज। आप अपने दोस्तों को, घर वालों को, मम्मी को, इसको उसको कुछ बताते हैं, मम्मी आज पता है क्या हुआ। बस यही चाहिए एग्जामिनर को, इस सिचुएशन में क्या हुआ। आप बस वो समझाने की एबिलिटी रखो, एग्जामिनर उतने में सेटिस्फाई हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि जब वो लिखने में समझाने में आता है, पता नहीं स्टूडेंट को क्या हुआ कुछ का कुछ ही हो जाता है। तो उसके लिए आपकी राइटिंग एबिलिटी, चॉइस ऑफ वर्ड्स, वोकैब, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस फील्ड में आप गुजर जाने वाले हो वहां पे योर एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड बी अ लीगल एक्सपर्ट बहुत जरूरी हो जाता है। क्लियर। सो उधर पहुंचने के लिए पूरा स्ट्रगल है, माउंटेन क्लाइंबिंग है। क्लियर। और ये अगर कोई स्टूडेंट फ्यूचर में LLB करने की सोच रहा है, फिलहाल तो अभी MHCET के रिजल्ट्स आए हैं, अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद दिया हो, ये तो फ्यूचर में सोच रहा है, तो दिस इज वन सब्जेक्ट जो आपके LLB के ऑल ईयर्स में दिखेगा, मतलब ऑल द एक्ट्स आपको LLB में भी दिखेंगे। ठीक है, हम ओवरव्यू के तौर पे पढ़ रहे, LLB में आपको और बड़ा दिखेगा। अकेला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 100 मार्क्स का है। बच्चा खुद पूछता है इतना क्या कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे ये लोग बट है वो सब्जेक्ट वैसा ही है। सो आपको ऐसे कई चीजें सीखने को मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन अकेला 100 मार्क्स का LLB में, अकेला कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे पढ़ने पे आपको मालूम पड़ेगा काफी सारी चीजें और भी पढ़ने को मिलती है अपार्ट फ्रॉम द ओवरव्यू पार्ट। क्लियर। एंड हमारे फील्ड में ये यूज होता है। यस, अपनी फील्ड में लॉ बहुत यूज होता है, अपनी क्या बोलूं, हर फील्ड में यूज होता है। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड में बैठो तो वो भी लीगल कितनी चीजें उनको चाहिए। एक छोटा सा दुकान खोलो तो चाहिए, प्रॉपर्टी का झगड़ा, फैमिली लॉ का झगड़ा, एनवायरमेंट का झगड़ा, सोसाइटी में झगड़ा, लॉ तो हर जगह घुसा हुआ है। क्लियर। केपेबल पर्सन्स बहुत कम है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको न्यूज दिखा देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, क्या लिखा है, Why 98% law graduates are unemployed। ये रियलिटी है, क्योंकि कैपेबिलिटी डेवलप करने पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई मेनी ऑफ द लॉ ग्रेजुएट्स वांट्स टू डू दिस। टॉप लीगल फर्म्स के लॉ ग्रेजुएट CS करने पे आ रहे हैं। टॉप लीगल फर्म्स लोग बोल रहे हैं कि वी प्रेफर नाउ ऑफ LLB और LLM विद CS। Why? Because caliber, interpretation उनको आता ही नहीं है। आई एम अ कॉर्पोरेट लॉ एक्सपर्ट, उसको कंपनी लॉ के इंटरनल कुछ आते ही नहीं है। तो ये इश्यूज है।
ये देखने में आए हैं, इसलिए पूरी की पूरी न्यूज, पूरी की पूरी आर्टिकल्स आई है। देखो लिखा हुआ है, हाउ 98% ग्रेजुएट फेल्स टू बी द टॉप इंडियन लीगल फर्म्स, एंड दिस इज रिपोर्टेड ऑन 10th of June 2025, रिसेंटली। बॉस ये मार्केट में मजाक नहीं चल रहा है। ओके, सो बी डैम सीरियस अबाउट एटलीस्ट जो अपना सब्जेक्ट है। रिमेनिंग यू कैन एंजॉय, आप इंस्टा देखो, घूमने जिनने जाओ, ठीक है। बी डैम सीरियस ओनली अबाउट योर सब्जेक्ट एंड योर करियर। क्लियर? चलो कमिंग बैक टू सब्जेक्ट, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट में जैसे आई टोल्ड यू क्वाइट अ डिवीजन है, सो कुछ चीजें हम लोग समझेंगे। वी विल स्टार्ट बेसिकली जो छोटे मोटे एरियाज है वहीं से शुरू करता हूँ, और काफ़ी चीज़ें और भी पढ़ूंगा। ओके, बाय द वे मेरा नाम जिसको पता है, ठीक है, okay, that's my name. Okay, generally I'm referred as Madan sir from the surname angle. Clear? Qualified CS हूँ, qualified, okay, LLM भी किया हुआ है, qualified CFA भी हूँ, qualified CRIC भी हूँ, काफ़ी कुछ हूँ। ओके, क्वालिफिकेशंस में काफ़ी मेहनत भी की है और अपनी खुद की एक प्रैक्टिस भी चलाता हूँ। ओके, फर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लीगल प्रैक्टिस करता हूँ, प्लस टाइम के हिसाब से आपका लेक्चरिंग करता हूँ। क्लियर? सो दैट्स हाउ थिंग्स आर। बाय द वे आई एम क्वालिफाइड बीकॉम, मास्टर्स इन लॉ, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, risk and information system analyst, certified business analyst. I completed my Supreme Court AOR examination. I'm a qualified insolvency professional, and I've recently qualified in a certified artificial intelligence course. Clear? मेरा एक और नहीं लिखा है, बट ठीक है। MA साइकोलॉजी कंप्लीट कर लिया है फ्रॉम द फर्गसन कॉलेज। सो सब पढ़ना अच्छा लगता है। अब हम जिस फील्ड में है ना, वो उसमें अपने आप ही होते जाता है, क्योंकि पढ़ के ही कमाई आ रही है। अभी तो ऐसा होगा कि आप पढ़ रहे हो लेकिन कमाई नहीं आ रही है। सेकंड फेज आएगा, पढ़ के काम आएगा, कमाई नहीं आएगी। फिर थर्ड फेज आएगा, पढ़ने से कमाई आएगी। फोर्थ फेज आएगा, कम पढ़ोगे कमाई बहुत आएगी, एडवाइस में हो जाएगा। तो ये फेजेस चलते हैं। तो इस समय आपका जो फेज चल रहा है वो ऐसा है कि पढ़ तो रहे हैं, आप कुछ नहीं रहा है, वो होगा। स्टार्टिंग के फेजेस में होता ही है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे यू बिकम अ सीनियर, और उसमें ये होता है कि आपका सिर्फ एडवाइस देने में आपको पैसा देके जाएगा। ओके भाई, थैंक्स फॉर योर एडवाइस, 50,000 रुपीज, 60,000 रुपीज एडवाइस देने में, 1 आवर ऑफ मीटिंग में आपको अच्छा खासा पैसा देके जाता है। क्लियर? सो उस लेवल तक जाने के लिए नो डाउट इस जिस लेवल पे वहां से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते सबसे छोटे वाले चैप्टर से, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जहां से कई लोगों ने CSET लेवल पे भी किया हुआ है, तो आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा बताइए, व्हाट इज टॉर्ट? ये सब चीजें मैं बाद में बताता हूँ। BSA ये सब क्या है? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय नागरिक संहिता आ चुका है, भारतीय ओके दैट साक्ष्य अधिनियम आ गया है, सो एविडेंस प्रोविजंस, ये सब बाद में समझाते हैं। टॉर्ट्स में, टॉर्ट्स इज अ ओके, व्हाट इज अ सिविल रॉन्ग? फिर सिविल रॉन्ग क्या हुआ? टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग। ओके, व्हाट इज सिविल रॉन्ग? सिविल रॉन्ग क्या हुआ? You're imprisoned for it. Imprisoned for it. So that means you should be doing something for which you should be imprisoned. That comes in criminal law. You have to only pay a fine. So that means अगर मैंने सिग्नल में गाड़ी ब्रेक कर दी तो सिविल रॉन्ग हुआ या लीगल रॉन्ग हुआ? So what is civil wrong then? Morality. Okay, she is talking about fines. What else? What is civil wrong? Individual rights affect होना, anything which is not a criminal wrong or a contract violations. Okay, can you cite some examples like you do a civil wrong, it's not a contract violation, and a civil wrong, no criminal wrong. Can you give me some examples? You must have done in your life many times.
अब देखो सिविल रॉन्ग का मतलब क्या होता है वो समझो। जिस सोसाइटी में आप रहते हो, ओके, द सोसाइटी इन विच यू स्टे, वो सोसाइटी के अपने एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं, ओके, इसको बोलते हैं सिविल सोसाइटी, बराबर, ठीक है। अब देखो फर्क कैसे होता है। अगर मैं दोस्तों के साथ में बैठा हूं, आज सोचो आप कॉलेज में दोस्तों के साथ में बैठे हो, तो क्या होता है, तो उस टाइम पे आप बोलते हो अरे गांडू साले, ये बहुत कॉमन हो जाता है, तेरी ये वो शुरू हो जाता है। अब उसको बोलते ऐ चूतिए कॉफी लेके आना। सी हो क्या रहा है, आपकी इस सोसाइटी के अंदर बहुत ही प्लेन लैंग्वेज में ये बातें चलती है, हाँ, हम मुंह से गाली बोलते हैं, हाँ, क्योंकि इस सोसाइटी में ऐसी गाली बोलना सिविल रॉन्ग नहीं है। लेकिन यही अगर आप हाउसिंग सोसाइटी में अपने सेक्रेटरी को, अपने बाजू वाले अंकल को या आंटी को बोले, अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। यह है सिविल सोसाइटी में रॉन्ग। तुम्हारा बच्चा बातें कैसे करता है, गाली वाली देता है, तो सी सिविलाइज सोसाइटी उसको नहीं एक्सेप्ट करेगी। क्लियर। आप अपने घर में जो कपड़े में घूमना है घूमो, लेकिन वो कपड़ों में आप हर टाइम बाहर नहीं घूम सकते, बराबर। सिविल सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। अगर वो सोसाइटी उतनी डेवलप्ड है तो ठीक है, क्लियर। तो ये डिपेंड करता है आप में से कितने लोग सिर्फ बॉक्सर्स पहन के या ब्रीफ पहन के बाहर चले जाते हो, या ब्रा पैंटी पहन के निकल जाते हो। है ऐसा कोई? नहीं चलता। घर पे घूमो, घर पे मे बी नो बडी मे टेक अ ऑब्जेक्शन एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑल्सो, बाहर नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो सोसाइटी वैसी है, सब गोवा के बीच पे बैठे हैं, अब उसमें आप बॉक्सर में बैठो तो चलेगा, क्योंकि सारे लोग वैसे बैठे। ओके, तो ये होता है कि सोसाइटी के उस सेंस में जो एक्सेप्टेंस आती है, उस लोकेशन पे जो एक्सेप्टेंस आती है, उस नॉर्म्स पे जो एक्सेप्टेंस आती है, वहां पर अगर आप कुछ और कर रहे हो तो वो सिविल रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। इन सिंपल वर्ड्स, इसीलिए ना वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है ना वो क्राइम का पार्ट है, वो सिविलाइज सोसाइटी के एक्सेप्टेंस लेवल का पार्ट है। दोस्तों के बीच में आपकी बातचीत अलग भी हो सकती है, आप किसी को गाली दो नहीं दो, छेड़ो, ये वो अलग भी। कई दोस्त ऐसे होते हैं हाथ पकड़ के बैठते, वो लड़का लेकिन उसका हाथ पकड़ के बैठते हैं, होते हैं कई लोगों को। उनको फीलिंग ऑफ टच चाहिए, कोई गलत काम नहीं है, किसी लोगों को टच चाहिए रहता है। ओके, कभी लड़की भी हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं, ऐसे कोई गलत काम नहीं है। सिर्फ पॉइंट ये है कि उनके अंदर वो चलता है, हाँ चल सकता है, दोस्त है बैठे हैं। अब यही चीज तुम्हारी मम्मी के सामने हो तो मम्मी बोले अलग बेटा करो बेटा बोलेगी, जरूर बोलेगी, क्यों मम्मी को नहीं चल रहा है और अंदर से गाना चल रहा है, माँ का लाडला बिगड़ गया सो पॉइंट क्या है, सिविल सोसाइटी, एक सोसाइटी उस लेवल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि मेरी बेटा दो दूसरे लड़के के साथ कैसे कैसे बैठ रहा है। एग्जैक्टली ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो सिविल रॉन्ग उस तरह से आता है। ओके, अब सिविल रॉन्ग में कई नॉर्म्स आ जाते हैं। छोटा सा नॉर्म बताता हूं, जैसे झगड़ा हो जाए, लड़की रोए चलेगा, लड़का रोना नहीं चाहिए। यू आर अ मैन, ही इज लाइक मैन हूं लेकिन दर्द तो मेरे को भी हो रहा है ना एग्जैक्टली, सी पॉइंट इज दिस, सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बनाए हैं वो अलग सेंस में। एक जमाना था पहले लड़कियों को घूंघट में ही निकलना रहता था या फेस छुपाना कंपलसरी था, अब वो बिना उसके निकले तो सिविल रॉन्ग माना जाता था। तो मैं आपको समझा क्या रहा हूं, टॉट इज व्हाट वी हैव अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, उसमें कुछ गलत होना इज अ टॉट। वो उसमें आपने ना तो किसी कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट किया है, ना आपने कोई क्राइम एक्चुअली किया है, लेकिन वो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। और ये अलग अलग सोसाइटीज में अगर आप अलग अलग लोकेशंस में घूमोगे ना, आपको अलग अलग कल्चर्स पता चलेंगे। क्लियर। तो ये सिविल रॉन्ग ऐसे चीजें भी होती है। अभी जैसे आप में से कितने लोगों ने शादी देखी है, अगर शादी देखी हो, फेरे देखे होंगे कभी, फेरे वाली शादी, तो उसमें कभी देखा कितने स्टेप्स लड़का आगे होता है, कितने स्टेप्स लड़कियां आगे होती है।
क्योंकि दे चेंज, इतने लड़का आगे चलना चाहिए, इतने लड़की आगे चलनी चाहिए, ऐसा कुछ चेंज होता है। ओके, तो एक लड़की अटक गई, बोली नहीं मैं ही आगे जाऊंगी, ये क्यों जाएगा? वो क्या हो जाएगा, पंडित भड़क जाएगा, अरे नहीं यहाँ पे प्रथा ऐसे ही, पहले ये आ जाएगा फिर ये। सिविलाइज सोसाइटी में अगर आप अपनी ही शादी में, ओके, अगर आप अपनी शादी में, अभी देखो आज भी, आजकल लाइफ अच्छी हो गई है कि कई लोग अपनी अपनी शादी में कुछ डांस भी कर लेते हैं। एक जमाने में ऐसा नहीं होता था। आपका अपनी शादी है, लड़की अंदर बैठी रहेगी, लड़का घोड़े पे बैठा रहेगा, पागल लोग डांस कर रहे हैं। ओके, ये टाइम बदलता है, चीजें बदल गई। आज होता है ब्राइड एंड ग्रूम कम टुगेदर, दे डांस ऑन द फ्लोर एंड देन दे विल गेट मैरिड। ठीक है, आज सोसाइटी बदली है। तो सिविल रॉन्ग का मतलब, यानी सिविल सोसाइटी का मतलब, चीजें टाइम के हिसाब से बदलती है। ओके, और उन टाइम के हिसाब से जैसे चीजें बदलती है, वो सब चीजों के एक्सेप्टेंस लेवल बदलती है। एक टाइम था जब बूढ़े लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं करते थे, धीरे धीरे करने लग गए। वो लोग भी यूपीआई करते हैं। एजेड है तो क्या हुआ, उनका जो सीख पाए करते हैं, जो नहीं सीख पाए एक दूसरे से पूछते रहते हैं। ओके, एक टाइम था रिक्शा ड्राइवर या इंडिया में यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत कम होता था। अब तो कई स्टेट्स में ऐसी हालत है कि कैश नहीं होगा लेकिन यूपीआई होगा। तो चीजें बदलती है। क्लियर, फाइन। अब टॉट के बारे में आपने मेरे को ये तो समझाया कि व्हाट इज टॉट। लिमिटेशन एक्ट में टॉट का डेफिनेशन दिया हुआ है। टॉट मीन सिविल रॉन्ग बट नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई ट्रस्ट नहीं गया। जैसे एग्जैक्टली exactly, लेकिन उसने जो लिखा है वो अपनी भाषा में वापस से वही बोल दिया, मतलब नहीं समझाया। ओके, ये मैं बता रहा हूं एनालिसिस क्या है। जब आप बोलते हो टॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा, आप डैमेजेस वगैरह कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख के रखोगे। तो मुझे टॉट का केस नहीं ना करना है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करना है। मैंने किसी पे ट्रस्ट किया हुआ है, ट्रस्टीशिप है, उसको काम दिया हुआ है और उसमें उसने गड़बड़ की तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। तो मुझे टॉट का केस थोड़ी ना करना है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस करना है। तो टॉट का मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, आपका कोई ट्रस्ट भी नहीं था, फिर भी आज आप सोसाइटी में जा रहे थे, एक आंटी आपको मिली, बेटा चलो ये सामान उठा के देना। आंटी जाने दो ना, मेरे को बहुत काम है, आप चले गए। आपने कोई किसी का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, किसी का ट्रस्ट ब्रीच किया, वो आंटी जाके आपकी मम्मी को कंप्लेन करी, कितना बदतमीज। बोलता है मैं मदद मांग रही हूं, बोलती जाने दो। सी व्हाट इज हैपनिंग, आपके सिविलाइज सोसाइटी में चीजें बदल जाती हैं, उसके एक्सेप्टेंस लेवल बदल जाते हैं। यहां पे अगर कॉन्ट्रैक्ट में टॉट और ट्रस्ट की बात होती तो ये हम राइटिंग में या ज्यादा ओरल में तो रखते ही हैं, जिसमें क्लैरिटी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ट्रस्ट क्या है। उधर ब्रीच हुआ तो अलग बात है। अब एक बात बताओ, लड़के लड़की का ब्रेकअप हुआ, ये टॉट है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है? व्हाट डू यू थिंक, ये टॉट है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है? क्या लगता है? नथिंग, बट दर्द तो दोनों को हो रहा है। सो इज इट टॉट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? ओके, विशाल बोलता है सर ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डोमेस्टिक। पर ये डोमेस्टिक होने के लिए हस्बैंड वाइफ तो हुए नहीं अभी तक। सो व्हाट डू यू थिंक? नथिंग। तो कई ऐसे टॉट भी होते हैं जिसमें क्लेम नहीं होता, जिसमें रॉन्ग तो हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, क्लेम कुछ नहीं है। ओके, तो कई ऐसे टॉट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जिसमें क्लेम्स नहीं होता, जिसमें आपको कुछ मिलता नहीं है। ओके, आपको आउटकम क्या मिलता है? नथिंग। ओके, तो संभल के रिलेशनशिप में जाना, बिकॉज आउटकम इज नथिंग। ओके,
लेकिन इस चीज का समझ लेना, चलो आगे भी बताता हूं। टॉर्ट को समझाने के लिए, क्योंकि सिविल रॉन्ग करके बोल तो दिया, लोगों को समझ में नहीं आता था, तो टॉर्ट को समझाने के लिए बड़े बड़े जूरिस्प्रूडेंस वालों ने, बड़े बड़े चीजों ने बहुत कुछ लिखा। ठीक है, चलो उनके कुछ एक डेफिनेशन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बहुत फेमस जज थे, जस्टिस सामंत, SALM, ऑस्ट्रेलिया के अंदर थे और बाद में यूएस में भी बहुत फेमस जज हुए थे। उन्होंने टॉर्ट का डेफिनेशन दिया था। उनके हिसाब से टॉर्ट क्या है? टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच remedy in common law is unliquidated damages which is not exclusively a breach of contract or breach of trust. जो breach of contract तो समझा, unliquidated damages क्या होता है? बराबर, जो पहले से अग्री नहीं किया हो। Quite very relevant. Good. So आपने एरिया में क्रिकेट खेल रहे हो, या सामने वाले का काज गया, डैमेज तो पे करना पड़ेगा। सोसाइटी में किसी का कांच फोड़ना सोसाइटी के नॉर्म्स में एक्सेप्टेबल नहीं है, इट इज अ सिविल रॉन्ग, बराबर। लेकिन डैमेज कितना पे करना पड़ेगा ये प्री डिसाइडेड नहीं होता, अनलिक्विडेटेड है। लिक्विडेटेड डैमेजेस आर प्री डिसाइडेड। तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कल को ब्रीच हुआ तो तुम्हें 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये लिक्विडेटेड डैमेजेस है जिसमें प्री डिसाइडेड है, सामने वाला मांग सकता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या है? डिसाइडेड कुछ नहीं है। तो अलग अलग एरिया, अभी जैसे तुम लोग तैयार होके निकले हो इंटरव्यू के लिए, और नीचे निकलते ही ऊपर से किसी के घर में साफ सफाई वाली बाई ने कचरा बाहर फेंक दिया एंड तुम्हारे ऊपर एंड यू लाइक आंटी। एग्जैक्टली, तुम ओनर को चिल्लाओगे, सर्वेंट को तो बाद में देखोगे, लेकिन पॉइंट ये है कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा? पूरा ड्रेस खराब कर दिया। अब ये कुछ लोग देंगे कुछ लोग नहीं देंगे, इसका मतलब झगड़ा उस पर भी हो जाएगा। ओके, आप में से कितने लोगों में ऐसा हुआ है कि स्कूल टाइम पे झगड़ा हुआ है, मम्मी पापा आए? हुआ है? झगड़ा हुआ है तुम्हारा, आए मम्मी पापा आए, मेरे बच्चे को मारा। How will you determine what was the damage? How will you determine that? क्या ये टॉर्ट था? स्कूल में झगड़ा हुआ, मम्मी पापा आ गए, क्या ये टॉर्ट था या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था या ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था? थिंक अबाउट इट। सो इसका मतलब ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं था, तो फिर ये टॉर्ट था। और कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा? अच्छा, आप में से कितना हुआ है, ऐसा हुआ है कि जिसका टिफिन दूसरे खाते थे? और ऐसा कितना हुआ है जो दूसरों का ही टिफिन खाते थे? कभी कभी होता है स्कूल में, ऐसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, ओके, उनका टिफिन दूसरे खा जाते, छोड़ना। तो ये भी एक तरह का टॉर्ट है, ओके, क्योंकि सोसाइटी के एक्सेप्टेड नॉर्म्स के हिसाब से जिसका जो टिफिन है वही खाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, दूसरे खा रहे। मम्मी पूछे खाना खाया? हाँ वैसे भूख लगी है थोड़ी। तो ये भी एक ब्रीच ऑफ टॉर्ट, ओके। अच्छा, जस्टिस फ्रेजर ने टॉर्ट का डेफिनेशन में थोड़ा चेंज किया। ये डेफिनेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको अलग अलग एंगल समझा सकूं कि टॉर्ट क्या हुए थे। जस्टिस फ्रेजर ने बोला, एन इन्फ्रिंचमेंट इन द राइट इन ब्रेन ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग राइट ऑफ कॉम्पेंसेशन एट अ सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। ओके, इन सिंपल वर्ड्स कहना क्या चाहता है? क्या कहना चाहता है? इन्फ्रिंज हुआ है मतलब वायलेट हुआ है। वेरी गुड, राइट इज वायलेटेड एंड राइट इन रेम, राइट इन रेम मतलब how will you explain? Right in rem means, but that too of a private individual. That too of a private individual. Okay? And giving right of compensation on the suit of the injured party.
देखो अब समझो क्या होता है, ये कहना क्या चाह रहा है। दोस्ती यारी एक अलग चीज होती है, लेकिन यही दोस्ती यारी बाहर सड़क पे निकले ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे तुम इधर से जा रहे हो और वहां से किसी का दोस्त जा रहा था और तुमने देखा इधर 3-4 लोग जा रहे थे, अपने दोस्त को अबे भोसड़ी के हुआ क्या, यहां पे उसने अपने कंटेक्स्ट में दोस्त को समझ के बुलाया, लेकिन लेकिन आजू बाजू वालों ने देखा उसकी तरफ, ओ ये भोसड़ी का है। आपने क्या किया, समाज के सामने उसका नाम बदनाम कर दिया। इट्स राइट इन रन, मतलब दुनिया के सामने ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल का नाम बदनाम हो गया। इट्स डिफेमेशन। कई बार ऐसा होता है कि आप जब एक पोजीशन पे आ जाओ ना, अपने दोस्तों को बोलते हैं देख प्राइवेटली जो बोल रहा है अलग बोलने का, ऑफिस में मेरे से ऐसे बात नहीं करने। ओके, ऑफिस में तुम्हारी दोस्त है, तुमसे बोलती है तो आज छमिया दिख रही है यार। देख तू प्राइवेटली बोलता है ना, स्कूल कॉलेज टाइम पे अलग था, अब मैं ऑफिस में काम करती हूँ, मैंने पोजीशन, ये छमिया वमिया वर्ड अच्छा नहीं लगता है। See, that's what it is. जो लैंग्वेजेस आप ट्रेन में यूज करते हो, ओके, वो लैंग्वेजेस आप ऑफिस में यूज नहीं करते। आप जाके ऑफिस में ये नहीं बोलते आज मेरे को ट्रेन में लेडीज कंपार्टमेंट में चिनाल बोला, मैंने भी उसको भूतनी की बोली। डू यू एक्चुअली यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज इन द ऑफिस? एब्सोल्युटली नॉट, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन समाज के सामने बोला, somebody blames you, puts a word across to you, maligns your name, okay, तो आप क्या करोगे? You can file a suit against that party. आप क्या मजाक चल रहे हो? इधर डिफेमेशन चल रहा है पूरा। ओके, आप सड़क में चलते हुए किसी को आप चूतिया, गांडू, भोसड़ी का ऐसे कैसे वर्ड बोलते हो आजू बाजू, सोचो रोड क्रॉस करते हुए वो उधर रोड पे, ये इधर दे चिल्ला रहे। I've seen college going students, school going students shouting, पूरी पब्लिक दिखती है यार। डू दे एवर अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट ऑफ डिफेमेशन? जस्टिस फ्रेजर वही बोल रहा है, जब समाज के सामने आपका नाम बदनाम किया जाए। अरे लड़की अगर 4-5 रातों से लेट आ रही है, मे बी काम की वजह से, पूरी सोसाइटी में बातचीत हो जाती है, क्या बात है आजकल आपकी बेटी बहुत ज्यादा लेट आ रही है, कई सोसाइटी में ये बातचीत चलने लग जाती है। ओके, तो ये भी अपने आप में उस समाज के हिसाब से, माइंडसेट के हिसाब से चलता है। क्लियर? तो यहां पर राइट इन रन का मतलब ये हो गया कि एक किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को समाज में बदनाम करने की कोशिश, दैट्स अ डिफेमेशन। ओके, इट कैन बी लिबल, इट कैन बी स्लैंडर, वो तो आप समझ चुके हो। लेकिन इस तरह से जस्टिस फ्रेजर क्या बोल रहा है कि ये आपका वो वायलेशन है जो समाज के सामने आपको बदनाम किया जाता है, वेयर बाय यू गेट अ राइट ऑफ कॉम्पेंसेशन। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके, सो किसी को कभी कुछ बोलने से पहले ये देखना पर्सन कौन है, हम कहां पर हैं, ओके, और हमारे उससे कितने कॉर्डियल रिलेशनशिप्स हैं। ओके, किसी को कुछ भी बोलने से पहले ये जरूर देखना, ओके, तो आपकी लैंग्वेज सुधर जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, बी इन अवेयरनेस ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग, वेयर यू आर स्पीकिंग, हु यू आर स्पीकिंग टू। ओके, बी इन अवेयरनेस, क्योंकि बोलने का ही सारा खेल है आगे, आपकी बोलने के तरीकों के ऊपर ही पूरा खेल है। आज पूरा अमिताभ बच्चन बोलने पे ही चल रहा है, तो बोलने का ही सारा खेल है। ओके, सो बस इस चीज का ध्यान रखना when you're meeting, because your words can be taken and it can be, कुछ लोगों को words बहुत sharply hit करते हैं, ओके, और कुछ लोग एकदम ड होते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता, सरकाज़म का सर भी समझ में नहीं आता वो तो आके ऐसे पूछे हाँ ऐसा so there are people of all varieties, okay, so आप समझ सकोगे किसको किस लैंग्वेज में डील करना है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट नॉट एवरीवन इज ऑफ इक्वालिटी। ओके,
ट्रेन में लड़ते समय आपकी भाषा अलग हो सकती है, ओके, बाहर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपकी भाषा अलग हो सकती है, क्लियर। अब ट्रेन में लड़ते समय कितने लोग इंग्लिश में ट्रेन में लड़ते हैं? यार इंग्लिश में ना वो अपनी वाली गाली निकलती नहीं है और वो अंदर की गाली वो उसी लैंग्वेज में निकलती है जो बचपन से सीखी हो। एग्जैक्टली यही पूरा टाइम आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यू कुड बी आर्ग्यूइंग, यू कुड बी डीलिंग, यू वुड बी एब्सोल्युटली इन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, लेकिन जैसे छोटी मोटी कोई इंसिडेंट हो जाए ना, सडनली इंग्लिश बाजू में जाती है बी द एमडी ऑफ अ कंपनी, सडनली उसकी इंग्लिश बाजू में और उसके अंदर का असली इंसान बाहर आ जाता है। ओके, सो जस्टिस फ्रेजर वही चीज को हिट कर रहा है कि ये होता है। एंड वन मोर डेफिनेशन कमिंग फ्रॉम नन अदर देन विनफिल। Okay, he was a jurist, not a judge, but a jurist. He says tortious liability arises from the breach of duties primarily fixed by law. This duty is towards a person generally, and its breach is redressable by the action of an unliquidated damages. Okay, ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना क्या चाह रहा है? What is tort now, as per Winfield? हर एक पर्सन की कोई ना कोई ड्यूटी होती है। Perfect. एंड अगर उन लोग उस ड्यूटी में लाइक उन लोगों से कोई गलती होती है या फिर दे परफॉर्म सिविल रॉन्ग, then the duty towards the person will be like you can undo that by doing something like towards that thing. I am assuming. अच्छा, I am assuming your words. ठीक है, फाइन। सो ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। पुलिस वाले की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है? सेफ्टी, ओके, ना कि पनिशमेंट। पुलिस की ड्यूटी है सेफ्टी, ओके। उनको इन्वेस्टिगेशन भी करना है, तो इन्वेस्टिगेशन में भी इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी को मारना नहीं है, बराबर। अब कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों में से कितने लोग वो ओशन साइड या गार्डन साइड ऐसे कपल बना के झाड़ के पीछे बैठे हैं? कभी पुलिस का डंडा पड़ा है? नहीं, ओह सॉरी। कई लोग बैठते हैं मरीन लाइंस में ना, पत्थर लगाए हुए हैं, पत्थरों के बीच में जाके किधर कपल कपल बना के बैठते हैं, छाता खोल के बैठते हैं बारिश में, गार्डन्स में घुस के बैठते हैं। इसमें पुलिस वाले को उनको भगाना होता है, एक कमान भागो इधर से। अब जब वो भगाता है तो उस टाइम पे उसको एक रीजनेबल फोर्स से ज्यादा यूज नहीं करना है, ओके। अब उसने रीजनेबिलिटी से ज्यादा में मारा डंडा, उसको ये भी ध्यान रखना है हिप के नीचे हिट करना है, ओके, हिप के बीच में नहीं, उधर दर्द बहुत होता है। सो यहां पर पुलिस वाले को इस चीज का ध्यान रखना होता है, और ये होता है। वो लोग क्या मारते हैं ना, तो कभी कभी जोरदार लग जाती है। यहां पे जस्टिस विनफिल का डेफिनेशन आता है। पुलिस वाला अपनी ड्यूटी तो कर रहा था, प्राइमरी फिक्स बाय लॉ, ओके, लेकिन उसे ये चीज याद रखनी है कि वो अपनी ड्यूटी में कोई ऐसा काम ना कर दे जिसका मतलब सम रेमेडी कैन बी टेकन बाय द अदर पार्टी टू बी रिड्रेस्ड इन लॉ, यानी उसके लिए सामने वाला पार्टी पुलिस पे केस करते। गॉट इट? तो इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। पुलिस वाला है, रोड ट्रैफिक वाला है, आप रोड ट्रैफिक वायलेशन करो, रोकना ठीक है, ओके। अब रोड ट्रैफिक में कोई बाइक निकाल के जा रहा है, रोड ट्रैफिक वाले ने पकड़ने की वो भाग रहा था, उसका हेलमेट पकड़ के खींच डाला वो बाइक से नीचे। दैट इज नॉट अलाउड बॉस। आप उसको मारने की कोशिश कर रहे हो सिर्फ पेनल्टी के लिए, दैट इज नॉट अलाउड बॉस। कितना इधर जर्क लगता है, ओके। तो जो प्राइमरी ड्यूटी है फिक्स बाय लॉ उतना करना ठीक है, उसको छोड़ के इफ यू आर डूइंग समथिंग एक्ट विच इज नॉट अलाउड लीगली, ओके, वो नहीं चलेगा। एक यूनिक केस आया था, एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, ओके, अगर उसको ब्राइब नहीं चाहिए रहती थी, ओके, उसका काम अगर किधर अटका, मतलब उसने काम करने से किधर रोका या अटका, तो पता है उसकी शर्त क्या थी?
शर्त ये थी कि मैं फाइल तो क्लियर करूंगा, तुम मेरे सामने पहले नाचो, इररिस्पेक्टिव मेल फीमेल ही डजंट केयर, तुम नाचो, मेरे को नाच पसंद आया तो मैं फॉर्म क्लियर कर दूंगा। नाउ व्हाट काइंड ऑफ एब्सर्डिटी इज दिस? अब नाचना, and how can it be correlated to my clearance of a property file? Imagine you're asked dance, बोलो कौन सा म्यूजिक लगाऊं? Okay, so this is the point whereby a person fixed by a duty, कई लोग है ना उस ड्यूटी में ना या तो ईगोइस्टिक हो जाते हैं या पागल जैसे हो जाते हैं, उस चीजों में ध्यान रखना पड़ता है। दैट्स व्हाई जस्टिस जूडिस विंफिल्ड ने बोला टॉर्ट उनसे भी हो सकता है जो ड्यूटी बाउंड है, टॉर्ट उनसे भी हो सकता है जो ड्यूटी बाउंड है। क्लियर? तो टॉर्ट हमसे भी होता है, तो टॉर्ट उनसे भी होता है, टॉर्ट हर जगह होता है, बस जहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जहां पे कोई ट्रस्ट का फैक्टर नहीं था, जहां पे कुछ स्थान डिसाइडेड नहीं था और अचानक से कुछ हो गया। अब वो अचानक से हुआ होगा तो ठीक था, लेकिन अगर वो जानबूझ के मस्ती में किया होगा तो आप टॉर्ट का केस कर सकते हो। अब समझ में आया टॉर्ट कहां पर है? व्हाट एग्जैक्टली इज अ सिविल रॉन्ग? ओके, तो टॉर्ट करने के अंदर तीन चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। एक टॉर्ट का केस करने का है, जज के सामने क्या साबित करने है? तीन बेसिक चीजें साबित करनी होती। एक रॉन्ग हुआ और वो रॉन्ग लीगली रॉन्ग है एंड उसके लिए डैमेजेस, लीगल डैमेजेस। ये तीन बातें जज के सामने साबित होनी चाहिए तो ही कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। पहला साबित करो रॉन्ग हुआ है सर, क्योंकि तुम्हारा कहने से रॉन्ग नहीं होता है, जज की नजर में रॉन्ग है क्या, वो रॉन्ग लीगली रॉन्ग है क्या, लॉ में है क्या, और तीसरा उसके लिए लीगल डैमेजेस मिलेगी, तुम जो चाहते हो वो नहीं, लॉ में लिखा है क्या डैमेजेस। ऑलराइट, क्लियर? अब जाते जाते किसी आदमी ने लड़की को सीटी मारी, क्या ये लीगली रॉन्ग है? एग्जैक्टली, ये लीगली रॉन्ग है, क्राइम है एक्चुअली। क्लियर? जाते जाते किसी ने लड़की को देख के विंक किया, क्या ये लीगली रॉन्ग है? अब ये डिपेंड करता है। ओके, क्लियर? अब इन सब चीजों में कहना बहुत मुश्किल होता है, तुमने मेरे को देख के सीटी कैसे मारी, लाइक तेरे को कौन मार रहा था? उसको मार रहा था। मेरे को देख के आंख कैसे मारी, तेरे को आंख कौन मार रहा था? मैडम मेरी तो आंख में देखो लाल हो गई है, बीमारी है। तो ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली जो आप एलिगेशन लगा रहे हो वो सब्सटैंशिएटेड हो रहा है कि नहीं। ओके, इसका मतलब जो एलिगेशन आप कभी किसी पे पुट अप करते हो सच में भी है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए टॉर्ट में इस चीजों का बहुत ध्यान रखने का कि वो लीगली रॉन्ग हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि अगर उसका डिफेंस आपसे स्ट्रांग निकला ना, आपका केस फेल हो जाएगा। ओके, तो जनरल चीजों की बात नहीं। हाँ, किसी ने जाते हुए लड़की का हाथ पकड़ा, अपनी तरफ खींचा, दैट्स एग्जैक्टली अ केस जहां पे आप मोलेस्टेशन, स्टॉकिंग, ऐसे कई चार्जेस लगा सकते हो। वो अगर लड़की को एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर लीगली रॉन्ग है। ओके, लेकिन जिसने उसका हाथ पकड़ा, खींचा, अगर वो लड़की को एक्सेप्टेबल है, मे बी शी और ही हैज रिलेशनशिप, फाइन, एक्सेप्टेबल है, तो फिर बात अलग है। ठीक है, चलो, तो उसी कॉन्स्टेंट्स को याद रखना। देयर इज अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन बाय द डिफेंडेंट। जिसने ये किया है वो रॉन्गफुल किया है, लीगली किया है, causing a lawful damage, and wrongful act must be of such nature to give rise to legal remedy. अच्छा, ये wrongful act क्या होता है? What is wrongful act? क्या wrongful act में हम इंटेंशन देखते हैं? क्या wrongful act में आप इंटेंशन देखोगे? एक्शन तो देखोगे, इंटेंशन देखोगे? हाँ, तो फिर गलती से किए गए एक्ट में टॉर्ट होगा कि नहीं होगा? तो वो क्राइटेरिया क्या है?
वो क्या क्राइटेरिया है जिसको आप रॉन्गफुल एक्ट बोलोगे? जज बोल रहा है ओके देयर इज अ एक्ट, जाते जा आप ट्रेन में या झगड़ा हो गया, देयर इज अ रॉन्गफुल एक्ट, आपको टॉर्ट का केस करना है, जज पूछ रहा है प्रूव मी व्हाट इज द रॉन्ग, व्हाट इज द रॉन्गफुल एक्ट, बताइए। झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, तो देयर कुड बी एक्ट ऑफ बैटरी और असॉल्ट। क्या बोलते हो ये? लेकिन दैट्स व्हाट द जज इज आस्किंग कि उसको रॉन्गफुल एक्ट कैसे बोल रहे हो? गिल्टी माइंड। बट डू यू नीड अ गिल्टी माइंड? ट्रेन में झगड़ा हुआ, वॉज दैट पर्सन अवेयर दैट तेरे से झगड़ा होने वाला है? इफ द पर्सन वॉज नॉट कैरिंग इंटेंशन, तो गिल्टी माइंड कहां से है? इफ द पर्सन वॉज कैरिंग इंटेंशन, तो गिल्टी माइंड आए, तब तो क्राइम आ जाएगा। तो रॉन्गफुल एक्ट क्या है? रॉन्गफुल एक्ट का मतलब जिसे आप ओके बिना इंटेंशन, बिना किसी चीज के एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स में रॉन्ग बोल सकते हो। जैसे कई बार आप ट्रेन में हो और कई बार आपको पीछे उतरना है, ओके आपने बोला हाँ, ठीक है, अब प्लेटफॉर्म आया नहीं कि पुश करना शुरू कर, दैट्स अ रॉन्गफुल एक्ट। एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड से, भाई आपको इतनी जल्दी है, प्लेटफॉर्म से पहले उतरना था, वो उतरिए, क्लियर? तो रॉन्गफुल एक्ट बॉडीली हर्ट करना, एज ही वाज मेंशनिंग बैटरी, रॉन्गफुल एक्ट रेपुटेशन को हर्ट करना, रॉन्गफुल एक्ट ओके किसी को आप उसके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हो, मतलब उसको वो राइट एक्सरसाइज करने नहीं दे रहे, तो वो चीजें रॉन्गफुल एक्ट में कवर होगी। बाकी एज शी इज राइटली सेड, जो आपके कॉमन लाइफ में गलतियां इधर होती रहती ना, हर केस में टॉर्ट नहीं आने वाला, मतलब हर केस में आप टॉर्ट का केस नहीं कर सकते, टॉर्ट तो होगा लेकिन उसको रॉन्गफुल एक्ट करके साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? दैट्स व्हाट आई सेड। जाते जाते आदमी ने अगर आपको विंग कर दिया, विसल कर दिया, बट दैट इज रॉन्ग, टॉर्ट में मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ही कैन हैव अ सेफ डिफेंस। ओके, सो रॉन्गफुल एक्ट क्या है? एक्ट शुड बी लीगली रॉन्गफुल एज रिगार्ड द पार्टीज। कौन सा रॉन्गफुल एक्ट? वो एक्ट जो लॉ में रॉन्ग है। ओके, क्लियर? तो रॉन्गफुल एक्ट का मतलब क्या है? एवरी पर्सन हुज लीगल राइट्स आर इम्पैक्ट। आप रेपुटेशन इंपैक्ट कर रहे हो, मैं वही बोल रहा हूं ना, जाते हुए अगर आपको कोई गाली देके बोला है, कैसा लगेगा? रेपुटेशन। राइट टू बॉडीली सेफ्टी एंड फ्रीडम, वही जाती हुई लड़की का हाथ खींच लिया, व्हाट इज दिस? ये भी रॉन्गफुल हो सकता है। राइट टू प्रॉपर्टी, आपके घर में कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, अगेन wrongful act, are violated without a legal excuse and there is a right of action against the person who violated that। उस चीज को वायलेशन बोलते हैं, उस चीज को wrongful बोलते हैं। जो लॉ में एक्सेप्टेबल नहीं है वो रॉन्ग है। ओके, आपके माइंडसेट में जो एक्सेप्टेबल नहीं है वो रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हम हर कोई अपना अपना परसेप्शन बना के जीता है, अपनी अपनी दुनिया बना के जीता है। तो मेरी नजर में ये सही है और मेरी नजर में सही नहीं है, ओके, पर तुम्हारी नजर का किसी को कोई केयर नहीं है। ओके, देन लीगल डैमेज क्लेम करना है। व्हाट इज द लीगल डैमेज? हे, व्हेन विल यू गेट लीगल डैमेज? एग्जैक्टली, जब आप लीगली रॉन्ग प्रूव कर पाओगे तो आपको क्या मिलेगा? लीगल डैमेज। ओके, इस केस में अगर आपने को लीगल डैमेज मिलना है तो कितना मिलना चाहिए? मतलब आपको किसी ने ट्रेन में थोड़ा सा धक्का दिया, आप हिल गए, कितना नुकसान हुआ? अरे, मैंने लड़की को विसल किया, कितना नुकसान हुआ? कितना नुकसान हुआ? फिर लीगल डैमेज कितना मिलेगा? जाते हुए रास्ते में आदमी को छेड़ दिया,
कितना नुकसान हुआ? कई बच्चे करते हैं, जाते जाते आदमी को ऐसे हो गया, कितना नुकसान हुआ? ओके, जैसे अगर किसी बच्चे को पकड़ा और उसने बोला सर मेरा तो कोई पास्ट की स्टडी है नहीं, बच्चों ने डू एंड डेयर लगाया था, मैंने डेयर कर दिया। वही बताओ कि ऐसा केस पहले भी हुआ होगा, सोचो। ओके, जज डिसाइड करते हैं ना वो तो। एग्जैक्टली, लेकिन जज डिसाइड किस बेसिस पे करते हैं? या तो पास्ट रिकॉर्ड्स बेसिस ऑफ द केस पे, लाइक तुम लोग भूल रहे हो, याद आना चाहिए था, डेमनम साइने इंजूरिया, इंजूरिया साइने डेमनम। हर नुकसान पे डैमेज नहीं मिलता, और कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिसपे डैमेज मिलता है, नुकसान भले ही ना हुआ हो। वही बोला, लीगल डैमेज में तुम भूल रहे हो, ये दो वर्ड्स याद रखने थे, डेमनम साइने इंजूरिया, इंजूरिया साइने डेमनम, वही तो था। इस केस में लीगल डैमेज, इट इज नॉट एवरी डैमेज दैट इज अ डैमेज इन द आईज ऑफ लॉ, ओके, एंड देयर मस्ट बी अ डैमेज व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड इन लॉ। तो आप जो बोल रहे हो वो कोशिश बराबर कर रहे हो, लेकिन एक कंटेक्स्ट को बीट करने की, और दैट इज भूल रहे थे। देयर आर डैमेजेस व्हिच हैज नो, ओके, that is infringement, and there are infringement which has no damages. Clear? So two words बहुत important बन जाते हैं, damnum sine injuria, injuria sine damnum। अच्छा, damnum sine injuria और injuria sine damnum में damages किस में मिलने वाला है? In which we will get damages? damnum में कि injuria में? कौन से वाले? We are getting money in injuria sine damnum or damnum sine injuria? Think about it. पैसा किसमें मिलने वाला है? So first one is damage without injury. So will we get money for that? Second is injury without damage. Will we get money for that? Okay, fine. So there is the injuria sine damnum. So what is the damnum sine injuria? As you rightly said, it means a harm, it means a loss, it means any kind of damages, okay, in respect of money, health, property, anything. And injuria means an infringement of a right. And the maxim says that damage without injury is not actionable. Okay? कुछ instances देता हूं, आप बताना उसका आंसर क्या होगा। Where am I? एक मिनट, डॉट्स कहाँ गए? ओके, कुछ इंस्टेंसेस देता हूं, आप बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। Yeah, one of the first instance, just excuse me guys, I think the screen is going. Yeah. So in the parliamentary election of 2019, Abhishek was qualified voter. The returning officer wrongfully refused to register the duly tendered vote by Abhishek. No loss was caused to him. Yet Abhishek sued the returning officer for damages. Is this a case ideally for damnum sine injuria or injuria sine injuria? Will he get damages? Think about it. आप वोटिंग करने गए, ओके, आपका वोट तो हुआ लेकिन उसको रजिस्टर नहीं किया, विल यू गेट डैमेजेस फॉर दैट? कैन यू सू द रिटर्निंग ऑफिसर? ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग. It is a case of injuria sine damno. Okay, it is a case of injuria sine damno where damages can be given. Okay, clear? Okay, let me build some more on it. Atul was running a school at certain place. Ali started a school near to the Atul.
As a result of this, most of the students have left the school and joined the other one. Okay. And due competition, Atul has to reduce the fees by 40 rupees per student per quarter, and thus he suffered the huge monetary loss. Atul filed a case against Ali in the court for compensation. Is it damage without injury? This was, yes, the Gloucester Grammar School case. Okay, this was a case where the defendant has caused financial loss. This is known as damnum sine injuria. And yes, you are correct. This is one of the famous case of the Gloucester Grammar School. So, अगर कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस अपनी आंखों के सामने या सामने खोल भी देता है, डैमेज तो हुआ है, नुकसान तो हुआ है, लेकिन उसकी भरपाई कुछ नहीं. एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर मैंने आपको पूछा था कि आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप तो हो जाए, डैमेज तो हुआ है, लेकिन भरपाई कुछ नहीं. ओके, तो चलो थोड़ा अलग लेते हैं. The defendants, ship owners, engaged to carry tea to China, offered reduced freights to the shippers with the view to monopolize the trade and to oust the plaintiff from the trade. The result was that the plaintiff, a rival trader, was driven out of trade and suffered heavy losses. Can the plaintiff get a compensation? What would you say? Damnum sine injuria, injuria sine damnum. केस समझ में आया क्या बोल रहा है? ओके, चाय की पत्तियों का नया धंधा किया था, दैट इज टी, चाइना को लेके जाने के लिए. तो जो मार्केट में लीडर था उसकी सेल्स को तोड़ने के लिए हमने चाय की पत्तियों का धंधा कम रेट पे किया और मार्केट की मोनोपोली अपनी जगह पे खींचने की. ओके, सामने वाले को भर भर नुकसान हुआ. क्या बोलते हैं? Still it is a case of damnum sine injuria. Here, still it is a case of damnum sine injuria. Because competitiveness में आप कम डिस्काउंट्स दो या ज्यादा करो, वो आपके चॉइसेस होते हैं. That is not the choice. सर इस पे वैसे केस हो सकता है, हाँ हो सकता है. एक तरीके का प्रोविजंस आप पढ़ सकते हो जो आगे चल के कुछ लोगों ने पढ़ा भी है, पढ़े होगी भी. कॉम्पिटिशन एक्ट, तो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस करने वालों के खिलाफ आप केसेस कर सकते हो, लेकिन टॉट का केस नहीं बैठेगा क्योंकि ये आइडल केस है डैमनम साइन इंजुरिया का. ओके, द मैक्सिमम, सो द डिफेंडेंट हैज लॉफुल मींस टू एक्ट टू प्रोटेक्ट एंड एक्सटेंड द ट्रेड. तो अगर वो लॉफुली काम कर रहा है तो हम उसके खिलाफ टॉट का केस तो नहीं रख सकते. ठीक है, अच्छा इसमें बताओ, with a view to ward off the water in the overflowing stream, Mr. A, the owner of the land, constructed the bunds in his land. He succeeded in warding off the water from his land, but overflowed the land of B. B files a case for injunction. What do you say? Injuria sine damnum, damnum sine injuria. ओके, तो इसका मतलब, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, घर पे तुम्हारे बहुत बारिश आ रही, तो बारिश आने की वजह से तुमने वो प्लास्टिक का लगा दिया ताकि पानी आपकी तरफ से कम आए. अब बारिश का पानी प्लास्टिक पे टकरा के दूसरी जगह जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो बाजू वाले के घर पे जाने लग गया. आर यू लायबल फॉर दैट? ओके, विल यू पे कॉम्पनसेशन फॉर दैट? चलो एक और चीज बताओ, तुम्हारे घर पे दीवार है, ये दीवार बाजू वाले के दीवार से कॉमन दीवार है, तुमने यहाँ पे घड़ी लगाने के लिए टक 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 नेल हैमर के साथ होगा. अब उस तरफ दीवार में अंदर उसके उधर एक छोटी सी ड्राइंग पड़ी थी और उधर नीचे अंकल बैठे हुए थे, इधर से टक मारा, उधर से पेंटिंग सीधा अंकल के सर पे ढका. आर यू लायबल फॉर दैट? That's the point. Are you liable for that? तुम तुम्हारे ओनरशिप वाले घर पे हो, भाड़े के घर पे नहीं हो, इसलिए पूछो. Are you liable for that?
अंकल को समझ में नहीं आता है, वहां पे ऐसे लगाने का नहीं, मैं कभी भी टक टक कर सकता हूँ। सी पॉइंट इज दिस, आप अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, बचाने के लिए जो रीजनेबल मेजर्स करते हो वो एक्सेप्टेबल है। उसके लिए अगर नुकसान दूसरे को होता है, ओके, तो यू आर नॉट लायबल फॉर दैट। हाँ, हम सिविल सोसाइटी में मेजर्स लेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ना नुकसान हो, बट यू कैन नॉट बी मेड लायबल फॉर दैट लीगली। व्हाई? बिकॉज लॉफुली आपने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ही काम किया, यू हैव नॉट वर्कड ऑन द अदर पर्सन्स प्रॉपर्टी। तुमने दूसरे की प्रॉपर्टी में जाकर नुकसान नहीं किया है, तुमने अपनी ही प्रॉपर्टी पे काम किया है। क्लियर? समझ में आया? अनलेस देर आर पीपल लाइक जो पान खा के निकलते हैं और दूसरे के घर के, यार ये होता है दूसरे की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना। देर आर पीपल लाइक दैट, ये अपने आप में टॉट है। ओके, सो इन दिस प्रेजेंट केस, this was a case where the defendant has caused damage. It was a case of damnum sine injuria. A has merely exercised the right to protect the land from overflowing water. No legal right is infringed. No legal case can be filed. Got it? One more. Let's take it. तो थोड़ा आपको और better समझ में आएगा. A suit was filed by Raju against Chitra Cinema for restraining itself from displaying a film called Santoshi Mata, on the ground that Saraswati ji, Lakshmi ji and Parvati ji are shown doing such acts in the film which hurt the religious sentiments of plaintiff. What would you say? Damnum sine injurious, injurious sine. अभी रिसेंटली कमल हसन की कोई पिक्चर थी जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया था, थग लाइफ, गॉड नो समथिंग लाइक दैट, और वो मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में था। आई थिंक डिसीजन हैज कम येस्टरडे और टुडे, वो मेरे को पढ़ना है वो बात में जाके, बट व्हाट वुड यू से? कोई संतोषी माता करके पिक्चर थी जिसमें भगवान लक्ष्मी, भगवान सरस्वती, भगवान पार्वती जी को देख के उसको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, दे आर नॉट डिस्प्लेइंग देम इन अ प्रॉपर सेंस। तो याद एक पिक्चर थी पद्मावती, एंड दे मेड अ पद्मावत आउट ऑफ दैट। सो व्हाट वुड यू से? डैमनम साइनी, इंजुरिया साइनी? ओके, दिस इज द केस जो एग्जैक्टली ठग लाइफ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लिया। Just because there could be a mob of war or something like that, you cannot stop a telecasting of film. ओके, कि सर हमारे उधर झगड़े हो जाएंगे ऐसी पिक्चर देख के, वेल वो काम स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन कहीं पे भी फिल्म के अंदर कुछ ऐसा चीज है क्या जो एंटी रिलीजियस वगैरह है, तो उसका टेलीकास्ट जस्ट बिकॉज उसका प्रोड्यूसर कमल हसन है रोका नहीं जा सकता। ओके, असल में यही हुआ था, पद्मावत करने के पीछे भी रीजन वही था कि वहां के लोकल पीपल ने शूटिंग रोक दी थी। शूटिंग होने के बाद होता तो बात अलग थी, शूटिंग रोक दी थी। इसके वजह से संजय लीला बंसाली ने उसका नाम चेंज कर दिया पद्मावती से पद्मावत। ओके, नहीं तो वो चेंज नहीं करता, अगर पिक्चर बन चुकी होती तो ही वुड नॉट हैव चेंज्ड द नेम सो इजीली। कई बार कई पिक्चरों को देख के ना आपको ऐसा लगता है कि ये अच्छी नहीं है या इट्स नॉट द काइंड ऑफ पिक्चर। बाय द वे, इफ यू वांट टू सी अ पिक्चर, अभी नई वाली फाइनल डेस्टिनेशन, वेरी गुड मूवी, जिसको लगने के बाद हर चीज पे डाउट होएगा, जरा सा कुछ गिरेगा तो ऐसा लगेगा इज द डेथ प्लानिंग अगेंस्ट मी और व्हाट। सो बाय द वे, कमिंग बैक ओवर हियर, सो इस केस में संतोषी माता के लिए जो पर्सनल फीलिंग थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला वी रिस्पेक्ट, सॉरी हाई कोर्ट में था, वी रिस्पेक्ट दैट फीलिंग, लेकिन उसके वजह से पिक्चर का टेलीकास्टिंग नहीं रुकेगा। ओके, उसकी वजह से ये सब चीजें नहीं रुक सकती। सो देयरफॉर देयर आर केसेस, ओके, वेयर द डिफेंडेंट मे हैव कॉज्ड द प्लेंटिफ एंड नोन टू बी डैमनम साइने इंजुरिया। The maximum damnum sign, okay, yeah. In the given case, religious sentiment and the feeling of the person is not recognized as a legal. Okay. आपको क्या लगता है वो लीगल राइट नहीं है?
लॉ को क्या लगता है वो लीगल राइट है। ओके, वैसे तो हमको बहुत कुछ लगता है और बहुतों के बारे में बहुत ही कुछ लगता है लेकिन वो लीगल राइट्स नहीं है, वो तुम्हारा पर्सनल परसेप्शन है। ठीक, लॉ में वो गलत है वो साबित करो। इफ यस यू हैव अ केस, इफ नो यू वेस्टेड द कोर्ट टाइम। उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा बाय द वे, कोर्ट इम्पोज कॉजेस फॉर वेस्टिंग द कोर्ट टाइम। ठीक है, वो चीज भी याद रखने का है। क्लियर, कि कोर्ट में जाके केस फाइल कर दूंगा। अभी आजकल कोर्ट वैसे नहीं रहे जैसे पहले जमाने में होते थे। आजकल अगर आपने केस फाइल किया और ये साबित हुआ कि आपने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया, पिछले ही केस में 5 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन मारा है, वेस्टिंग द कोर्ट टाइम, फाइलिंग फ्रिवोलस केसेस। ओके, और आमिर खान के केस पिक्चर पे भी किसने केस करी, को सितारे जमीन पर, गॉड नोस ही इज मेकिंग सम मूवी, तो उसके ऊपर भी कोई केस करने पे था। ओके, एंड दिस कोर्ट सीधा केस डिसमिस कर दिया। बोले व्हाट इज दिस, जस्ट बिकॉज कोई पिक्चर बना रहे तो आप केस करोगे क्या? ओके, सो ये केसेस में आपको क्या लगता है मेक्स नो डिफरेंस, लॉ को क्या लगता है मेक्स नो डिफरेंस। ओके, क्लियर, फाइन, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। लेट्स राइट डाउन सम पार्ट एंड देन स्टार्ट विद द अदर वन। कुछ लिख लेते हैं। So injuria sine damnum, damnum sine injuria, injuria. चल ठीक है. So let's write down some part. Okay, fine. In online में, if you have any doubt, you ask me. Itali, Diksha, Riya, Simran, Vishal, anyone has a doubt or needs a clarity, you can ask me. Yeah, please. डायरेक्टर्स जो कंपनी में अपॉइंट होते हैं ना, वो ट्रस्ट फिड्यूशरी पोजीशन पे होते हैं। तो जब वो धोखा देते हैं वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। जब तुम अपॉइंट होगे एज अ सीएस, वो केएमपी लेवल होगा, तो वो ट्रस्ट बेसिस पे होगा।
Damages which is not pre-decided in law and has to be determined from case to case basis. समाज के सामने अगर आपको कोई बदनाम करे, राइट इन रैम इज बिफोर द वर्ल्ड, बिफोर द WRLD, WORLD. Infringement, वायलेशन, बदनाम करना. किसका? इनके एग्जाम्पल्स ही तो डिस्कस किए इतने सारे. बाकी जो
केस स्टडीज हैं वो सब, इसके एग्जांपल्स नहीं आएंगे। जैसे संतोषी माता का केस, आप समाज में अच्छा नहीं लगता लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा वो ऐसे।
डन एवरीवन, फाइन। सो हम लोगों ने ये तो देख लिया व्हाट इज द लीगल रॉन्ग एंड व्हाट इज द लीगल व्हाट इज द रॉन्ग एंड व्हाट इज द लीगल रॉन्ग। अब ये समझना रहेगा कि व्हाट इज द लीगल रेमेडी, मिलेगा क्या। ओके, सो व्हाट इज द लीगल रेमेडी? इट मीन्स दैट to constitute a tort, wrongful act must come under law. So देखो, damages, compensation, आपको जो फाइन चाहिए, जो भी चाहिए, कब मिलेगा? जब लीगली उसके लिए कोई प्रोविजन हो। अगर नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, बराबर। जब लीगैलिटीज में उसके बारे में कोई प्रोविजन होगा तो वैसे मिलता है। अब देखो, सिंपल सी बात है, कई लोग सड़क पे ना ऐसे उल्टे सीधे चलते, लेकिन उसके लिए लीगल वॉकिंग के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। ओके, कई लोग रेड सिग्नल लेता है तो भी गाड़ी निकालते हैं, प्रोविजन है उसके लिए, लेकिन हम लोग कोई फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ये सवाल उठ के जरूर आता है कि आर वी फॉलोइंग द प्रोविजन और नॉट, एंड इफ देयर इज अ प्रोविजन और नॉट। ओके, तो कुछ चीजों के लिए प्रोविजन नहीं है तो एज अ रिजल्ट उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलती। तो लीगल रेमेडी डज नॉट इज टॉकिंग अबाउट अ रिलीफ व्हिच इज देयर इन लॉ फॉर दैट रॉन्ग। ओके, तो जानने का मतलब ऐसा है कि व्हेन यू आर स्टैंडिंग बिफोर द जज एंड द जज इज आस्किंग यू व्हाट डू यू वांट। आपका केस मैं मानता हूं, यू हैव सेड देयर इज अ टॉर्ट, यू हैव सेड देयर इज अ केस, आई एक्सेप्ट योर केस, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए आपको? तो उस केस में क्या मांगोगे? सर आई नीड कॉम्पेंसेशन। ओके, हाउ विल यू जस्टिफाई योर कॉम्पेंसेशन? हाउ विल यू जस्टिफाई योर कॉम्पेंसेशन? लॉस सफर्ड, एग्जैक्टली, वेरी गुड। हाउ विल यू जस्टिफाई योर लॉस? प्रॉफिट लॉस का अकाउंट दिखाओगे जज को, इनकम टैक्स का रिटर्न? हाँ, क्या डैमेज क्या दिखाओगे? सर मेरा डैमेज हो गया, इसने मुझे धक्का दिया, मेरा डैमेज हो गया। डैमेज क्या? एक्जेक्टली, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। सर मेरा मोबाइल गिर के डैमेज हो गया, जिसके रिपेयर के लिए मुझे खर्चा करना पड़ा, ये रहा इनवॉइस। तो कुछ बात बनी। सो मुझे धक्का दिया, मैं गिर गई, मेरे को इधर लग गई, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, डॉक्टर ने बिल बनाया और ये रहा प्रूफ, या मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो मैं कुछ मानूं। तो पता है क्या चाहिए आपको कॉम्पेंसेशन क्लेम करने के लिए आपका या किसी प्रॉपर्टी का इंजरी चाहिए। टॉर्ट तब मिलेगा जब आप ये साबित करो इंजरी हुई है, हार्म हुआ है, चोट लगी है। अगर वो नहीं है तो फिर कॉम्पेंसेशन किस बात का? ओके, एवरीडे लाइफ में हमारे उधर धक्का धक्की होती रहती, एवरीडे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, यू एक्सेप्ट इट और नॉट, व्हाई? वी आर पॉपुलेटेड नेशन। ओके, हम लोग वो एंड्स की तरह है जो एक दूसरे से टकराते ही हैं। तो एवरीडे लाइफ में धक्का धक्की होती रहती है। ओके, लेकिन नॉट एवरी टाइम दैट यू डैश अपॉन अ पर्सन गिव्स यू अ कॉम्पेंसेशन। हर बार जो टकराते हो तो उसमें कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। मुझे बताओ इंजरी क्या होगी, डैमेज क्या होगा? नहीं तो जज बोलेगा किस बात का डैमेज, किस बात का कॉम्पेंसेशन? सर मुझे लॉस हुआ है, अच्छा दिखाइए प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दिखाइए ना लॉस किधर हुआ है। तो ये याद रखना, व्हेन यू थिंक ऑफ अ डैमेज, how will I prove it before the judge? Because if you cannot prove a damage, then where will you get a legal remedy? Got it? So यहाँ पे the main remedy for tort is the action for an unliquidated damages. Injunction is available. Okay? अच्छा, कई बार आप ये भी मांग सकते हो, कई बार आप ये भी मांग सकते हो इंजंक्शन। अब इंजंक्शन क्या होता है? दूसरे चीज को रोकना। देखो दो तरह के डैमेजेस होते हैं, मुझे कुछ मिलेगा या उसे ये बदतमीजी करने से रोको, स्टॉप दिस काइंड ऑफ मिसबिहेवियर।
तो ये भी अपने आप में डैमेजेस डिमांड करने। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में दोनों चीजें मिल सकती है। ओके, मुझे कुछ मिला नहीं मिला तो ठीक है, उससे ये मिसबिहेवियर रुकना भी एक लीगल है। ठीक है, फाइन। सो टाइम इज ऑफ कंस्ट्रेंट्स, इतना लिख लो, देन वी विल डिस्कस लेटर। फिर आपका ब्रेक भी है। Okay, done. For those who have, take a break. आप अपना ब्रेक लीजिए। अगर हमारे को डैमेज हुआ तो हमारे पास मतलब हम बोल सकते हैं कि या तो कोई भी प्रूफ होना चाहिए। हाँ, और नहीं है तो या फिर सामने वाले गवर्नमेंट ऑर्डर देते कोर्ट ऑर्डर दे कि सामने वाला ऐसा न करे वापस। भी देते। तो ये डिपेंड करेगा तू क्या साबित कर रहा है और मांग क्या है।